हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइस यहाँ पे हम करने हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करें। घटना चक्र की ये बुक है। तो गाइस 2022 का चल रहा है ये हमारा नया एडिशन, जो भी नया आया है पब्लिक, जो ये नई बुक आई है उसका 2022 की। और इसमें अब हम करेंगे पार्ट 3, पार्ट 2 तक हमने कुछ कर लिया है, पार्ट 3 में अब करेंगे। गाइस चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो अभी हम कहाँ तक कर चुके हैं। देखिए हम कुछ यहाँ तक के टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आगे का भी आप देख सकते हैं कि हमें और क्या क्या पढ़ना है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा जो भी इस बुक को पढ़ना चाहता है उसको। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर दोस्तों आगे का स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक हम कर चुके थे उसके आगे। तो देखिए अभी जो हमें कहाँ से करना है, हमने यहाँ तक कर लिया था। अभी हमें करना है उत्तर प्रदेश का नामकरण। चलिए देखिए क्या लिखा है इसमें। तो यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी राजा। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक क्या है हिस्सा था। इसे सुविधानुसार जो है पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो 1833 में क्या हुआ, आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो लिखा है उत्तर प्रदेश के नामकरण संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है 24 जनवरी 1950, नाम क्या रखा, उत्तर प्रदेश रख दिया। ठीक है। अब 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, राइट। इसका मुख्यालय कहाँ था, आगरा में था। फिर हमने क्या किया, कुछ ऐसा कर दिया, इसका नाम जो है 24 जनवरी 1950 को रख दिया, क्या रखा, उत्तर प्रदेश रखा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से हम पहुँचेंगे उत्तर पश्चिम प्रांत से यहाँ पहुँचे। तो इसका मुख्यालय अब क्या हो गया, आगरा से इलाहाबाद हो गया। ठीक है। अब 1877 में क्या हो गया, इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध हो गया। फिर 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। फिर 1937 में ये संयुक्त प्रांत नाम हो गया, इसका मुख्यालय हो गया लखनऊ। एंड फिर इसके बाद हम 24 जनवरी 1950 में आते हैं, इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ 24 जनवरी 2018 को। इसका पुनर्गठन की बात करें 9 नवंबर 2027 राज्य के रूप में 27वां राज्य क्या बन गया। इसमें से उत्तराखंड जो अभी है, तब उत्तरांचल नाम रखा गया था, तो उसको यहाँ से अलग कर दिया। कब, 9 नवंबर 2021। अब लिखा है गणतंत्र राज्य, तो 26 जनवरी 1950 को। और इसमें है जो है राजधानी लखनऊ, 2 नवंबर 1925 को इलाहाबाद से के स्थान पर, पहले मतलब इलाहाबाद होगी और 1925 में क्या बना दिया, लखनऊ को इसकी राजधानी बना दिया। अब लिखा है उत्तर प्रदेश पर्यटन की यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई। फिर है मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों के विकास हेतु की गई। ठीक है। उसके बाद पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना कब आई, आपकी 1994 में आई। फिर उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में आई। फिर पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई थी। फिर इसमें लिखा है पर्यटन को उद्योग का दर्जा, प्रथम पर्यटन नीति 1998। फिर है नई पर्यटन नीति 2018। फिर उसके बाद है माँ कांशी राम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, क्या है आपका, चिन्हट लखनऊ में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा, यहाँ लिखा है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक। चलिए तो इसमें लिखा है, एक तो हो गया यहाँ पे ताजमहल 1983 में। फिर है फतेहपुर सीकरी 1986, आगरा किला 1983। फिर है कुंभ मेला 2017 और रामलीला, तो ये है 2008 में। अब यहाँ पे देखिए क्या, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहर हैं ये सब। ठीक है। कौन कौन सी, ये और ये। अब देखिएगा इस नेक्स्ट इसमें आते हैं। इसमें लिखा है द हेरिटेज आर्क। एक हो गया आपका आगरा, आगरा में यहाँ बना रखा है ताजमहल। एक हो गया लखनऊ, एक हो गया वाराणसी। ठीक है। आइए यहाँ पे नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों की बात करते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्व। देखो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ 1969,
पूर्ण नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाटक भारतीय 1963 में था। ठीक है, इसमें लिखा है राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962, राज्य उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज 1947, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ 1957। फिर इसमें लिखा है कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में। फिर है भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ 1975, राष्ट्रीय कथक संस्थालय लखनऊ। एंड फिर यहाँ पे है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में। फिर है तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986। चलिए इसको थोड़ी देर में देखते हैं। इसमें लिखा है भारतीय कला भवन वाराणसी 1920, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975। फिर उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1990। फिर है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय हो गया 1957 लखनऊ। चलिए आइए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिखना है मातखंडे संगीत संस्थान 1966, पूर्ण नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजियम, स्थापना 1926, वर्ष 1966 में नाम बदलकर कैसे यहाँ पे लिखा है भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश उत्सव महोत्सव एवं संबंधित जिले। चलिए एक लाइन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखा है सरधाना महोत्सव मेरठ। फिर है झांसी महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव झांसी, ताज महोत्सव, राम बारात उत्सव, सुलह कुल उत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता आगरा, कल्की महोत्सव संभल, लखनऊ महोत्सव लखनऊ, कबीर उत्सव संत कबीर नगर। फिर है बौद्ध महोत्सव कुशीनगर, बुद्ध महोत्सव सारनाथ व गंगा महोत्सव वाराणसी, त्रिवेणी महोत्सव व वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव प्रयागराज, कजली महोत्सव महोबा, सोन महोत्सव सोनभद्र, कन्नौज पर्यटनोत्सव आपका कन्नौज में। फिर है लठमार होलिकोत्सव बनारस व यमुना महोत्सव मथुरा, सफाई महोत्सव इटावा। फिर है बिठुर गंगा महोत्सव बिठुर कानपुर नगर। फिर है बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती, कंपिल महोत्सव व बौद्ध महोत्सव संकिसा योग्य आपका फर्रुखाबाद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश प्रमुख मेले और संबंधित जिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है यहाँ से देखते हैं, यहाँ लिखा है हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा। फिर है विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, नककट्टया मेला, रथ यात्रा ध्रुपद मेला वाराणसी, नौचंदी मेला मेरठ। फिर है मेकनपुर मेला, रामनगरी नगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद। फिर है गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी। यहाँ नोट है गैस, इसे भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित होते हैं, जिसमें सर्वाधिक मेले मथुरा 86, कानपुर और हमीरपुर 79, झांसी 78, आगरा 72, फतेहपुर 70 में होते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है बेरिया घाट मेला जो है हरदोई। फिर है देवा शरीफ मेला बाराबंकी, कालिंजर मेला बांदा, ददरी मेला पशु मेला बलिया। फिर है फाल्गुन मेला रामपुर, यह शिल्प मेला महाकुंभ मेला 12 वर्ष में। वह अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष, माघ मेला प्रतिवर्ष माघ में। ठीक है, ये होता है प्रयागराज में। वह बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बुलंदशहर। फिर है गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़। फिर गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। फिर है परिक्रमा मेला अयोध्या और रामायण मेला अयोध्या में। फिर देवी पाटन मेला बलरामपुर, खिचड़ी मेला गोरखपुर, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर। ठीक है, फिर है रामायण मेला चित्रकूट,
सैयद सालार उर्स बहराइच, सोरो मेला कासगंज, फिर बटेश्वर मेला, पशु मेला, ऊंट मेला, नवरात्र गणसौर मेला, कैलाश मेला आगरा, वे है हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा। ये हो चुका है गाइस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश लोक नृत्य व संबंधित क्षेत्र। तो ऐसे कर्मा नृत्य आपका मिर्जापुर सोनभद्र में होता है। वे है कार्तिक गीत बुंदेलखंड में। वे इसमें है शेरा नृत्य बुंदेलखंड। धोबिया राग नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में। दीपाली नृत्य आपका बुंदेलखंड। फिर इसमें है चरकुला नृत्य ब्रजभूमि। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड। राई नृत्य बुंदेलखंड। नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और फिर है चौरसिया आपका चौरसिया नृत्य कहाँ पे हो रहा है? जौनपुर में। अब लिखा है लोकगीत व संबंधित क्षेत्र। तो आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, कजरी मिर्जापुर, रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र। उत्तर प्रदेश मुख्य नाटक संस्थानों संबंधित जिले। तो है माध्यम नाटक संस्थान गाजीपुर, अभिनय ज्योति वाराणसी, स्वास्तिक मथुरा, रूपांतर गोरखपुर, नेहरू बाल भवन प्रयागराज, श्री नाट्यम वाराणसी, साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद। फिर है यायावर लखनऊ, भारतीय जन नाट्य संघ आगरा। नेक्स्ट यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश भाषा विभाग संबंधी संस्थान। तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। फिर स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ, फिर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा उत्तर प्रदेश साहित्य और साहित्यकारों की बात कर लेते हैं। तो ये सारे ही हैं गाइस। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखा है वृंदावन लाल वर्मा, फिर है मृग नयनी झांसी की रानी, फिर है कबीरदास साखी सबर रमैनी, फिर है जैनेन्द्र कुमार साहित्य संचय परख, सुनीता फांसी, एक रात, ध्रुव यात्रा, एक दिन वातायन आदि। फिर है सूरदास सूरसागर साहित्य लहरी। फिर यहाँ पे है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन, रैदास बाबी नामक फुटकल छंदों की रचना। फिर है पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने लिखी है चौके चौपते, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही, बनवसा, पारिजात। फिर है मुंशी इंशल्ला खां रानी केतकी की कहानी। फिर है मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि की उपाधि, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, द्रौपद इत्यादि। फिर इसमें मिलेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम तरंग, चंद्रावली, कश्मीर कुसुम, कवि वचन सुधा पत्रिका। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी है आपकी पद्मावत और अखरावट आखिरी कलाम। फिर यहाँ है प्रताप नारायण मिश्र हठीहंगी, सुमित्रा नंदन पंत वीणा ग्रंथी, युगांतर, उत्तरा पल्लव, ग्राम्या इत्यादि। फिर इसमें लिखा है जयशंकर प्रसाद कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी। मुंशी प्रेमचंद्र की देखते हैं गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला इत्यादि। ये हो गए इनके प्रमुख उपन्यास। बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, नमक का दरोगा इत्यादि। ये इनकी हो गई कहानियाँ। फिर इसके बाद है डॉक्टर संपूर्णानंद, अंतर्राष्ट्रीय विधान, चीन की राज्य क्रांति, भारत का देसी राज्य, सम्राट हर्षवर्धन, महात्मा गांधी, समाजवाद इत्यादि। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी है वाण भट्ट की आत्मकथा। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो इसमें है शेखर एक जीवनी। फिर इसमें है महादेवी वर्मा निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, स्मृति की रेखाएं। फिर है गोपाल दास सक्सेना नीरज, फिर कारवा गुजर गया। नेक्स्ट इसमें है राहुल
सांकृत्यायन, तो वोल्गा से गंगा तक यहाँ पे है हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, निशा नियंत्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश हिंदी पत्रकारिता एवं संबंधित प्रकाशन क्षेत्र। तो यहाँ लिखा है उद्दंड मार्दंड, संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल, प्रकाशन जो है इसका कलकत्ता, अब कोलकाता हो गया है। फिर इसमें लिखा है भारत पत्रिका प्रकाशन लखनऊ में, हिंदी और उर्दू दोनों में। फिर तत्वबोधिनी, संपादक इसके गुलाब शंकर, इसका प्रकाशन बरेली से। सर्वहितकारक, संपादक इसके हैं शिव नारायण और यहाँ प्रकाशन हो रहा है आगरा से। फिर इसमें सूरज प्रकाश, संपादक हैं आपका गणेशी लाल और प्रकाशन आगरा से है आज। संपादक हैं शिव प्रसाद गुप्त और यहाँ नोट में लिखा है कि यह पत्र जो है राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से 47 का जो है समग्र दस्तावेज है। अब इसमें लिखा है आनंद कादम्बिनी, संपादन जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, ये कहाँ से, मिर्ज़ापुर से। फिर इसमें लिखा है कि प्रजाहित, प्रकाशन इटावा से हुआ। फिर सर्वोपकारक और ज्ञान प्रकाश, प्रकाशन आगरा से हो रहा हुआ। और यहाँ पे लिखा है प्रभा ज्ञान प्रकाश केशव चंद्र सेन द्वारा बरेली से। फिर है बनारस अखबार, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में पहली हिंदी पत्र है, कहाँ से प्रकाशन हुआ है इसका, वाराणसी। चलिए यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश उर्दू पत्रिकाएं और संबंधित तथ्य। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नागरी लिपि में उर्दू मिश्रित हिंदी का पहला अखबार है बनारस अखबार, 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारेहिंद ने निकाला। फिर कामरेड और हमदर्द अखबार, ठीक है, इसका प्रकार मौलाना मोहम्मद अली जौहर द्वारा किया गया। फिर उत्तर प्रदेश में प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग के अनुसार क्या है, सदरुल अखबार, ठीक है, 1848 में आगरा से। संपादक प्रोफेसर सी फेंग, आगरा कोलकाता। चलिए यहाँ पे नोट भी देख लें। तो यहाँ पे लिखा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौमी ऐलान, कौमी खबरें, इकदाम, जदीद अमल, फिर है सहाफत, अनवारे कौम लखनऊ, आवाज़े मुल्क वाराणसी, सियासत जदीद कानपुर आदि उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में। चलिए अब है भारत में प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार हो गया जाम ए जहानुमा, प्रकाशन 1822 में कोलकाता से। संपादक हो गए सदा सुखलाल, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के निवासी थे। फिर इसके बाद यहाँ पे है लखनऊ से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार है लखनऊ अखबार, प्रकाशन लालजी द्वारा। फिर इसमें है आपका असदुल अखबार साप्ताहिक है, प्रकाशन आगरा से हुआ मुंशी कमरुद्दीन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। तो यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसका निर्माण राज्यपाल और 2 सदनों विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, आर्टिकल 154, और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अब लिखा है राज्यपाल पद एवं योग्यता आदि संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो इसने कहा राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 155 आर्टिकल के तहत। फिर है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 साल। राज्यपाल पद हेतु भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिपरिषद होती है। ये मंत्रिपरिषद ऐसे मामलों को छोड़कर जिसमें विधान के अंतर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो, शेष सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है। आपकी जो आर्टिकल है 163 में कहा गया है। राज्यपाल की वेतन की बात करें तो 3,50,000 रुपये प्रति माह है। फिर आगे देखते हैं। इसने कहा राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक अपना पद धारण करता है, ये आर्टिकल 156(1) में लिखा है। पद ग्रहण की तिथि से जो है कार्यावधि इसकी होती है 5 साल तक। फिर राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष क्या करता है, शपथ लेता है, ये आर्टिकल 159 में है। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत किसी अपराध में या किसी विधि के विरुद्ध दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रतिलंब, विराम और परिहार करने का अथवा दंडादेश के निलंबन
परिहार और लघुकरण का अधिकार है। ये आर्टिकल 161 में लिखा है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रमुख परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो पहले लिखा है सुश्री मायावती एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 4 अलग अलग कार्यालय में सुशोभित किया है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से अब तक हैं। ठीक है, फिर लिखा है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री देश में किसी राज्य की श्रीमती सुचेता कृपलानी कब 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करें, भारत की पहली राज्यपाल महिला राज्यपाल कौन? श्रीमती सरोजनी नायडू। तो ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। फिर है चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया। मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। फिर उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों को 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौन कौन है? एक तो हो गए चंद्रभान गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव। तो इसमें से चंद्रभान गुप्त और नारायण दत्त तिवारी 4 कार्यकालों जिसमें 2 लगातार थे में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चलिए, यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 1921 से अब तक की बात करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे लिखा है कि सर हरकोट स्पेंसर बटलर। तो 3 देखिए 1920 से चल रहा है, तो 3 जनवरी 1921 से लेकर ये 1922 तक। तो सेकंड नंबर पे थे सर विलियम्स एस मैरिस, ठीक है, 1922 1928। सर अलेक्जेंडर फिलिप्स मुडीमैन 1928 से 1928, मतलब तभी हट गए होंगे। फिर सर विलियम्स मैल्कम हेल, तो 1928 से 34 तक। फिर सर हैरी ग्राहम हैम 1934 1939 तक। फिर है सर मैरिस गार्नर हैलेट 1939 से 45। सर फ्रांसिस वार्नर वाइली, तो 1945 से लेकर 47 तक। ठीक है, अब है आज़ादी के बाद की भी बात कर लेते हैं। तो 8वें नंबर पे थी श्रीमती सरोजनी नायडू 47 से 49। श्री बीबी मलिक 49 यानी 1 मार्च से 1 मई तक। फिर है श्री HP मोदी जो कि 49 से 50 तक थे। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश, तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि प्रथम श्री HP मोदी 1950 से लेकर 52 तक। फिर है श्री AK मुंशी 1952 से 57। श्री तो श्री वाराहगिरी वेंकटगिरी आपके यानी कि VV गिरी, इनको शॉर्ट में बोलते थे VV गिरी, तो 57 से 60। और फिर डॉक्टर V रामकृष्ण राव 1960 से 62। फिर है विश्वनाथ दास, तो 1962-67। फिर है B गोपाल रेड्डी 1967 से 72। फिर उसके बाद श्री शशिकांत वर्मा कार्यवाहक थे 1972-72 में 1 जुलाई 1 से 13 नवंबर तक। श्री अकबर अली खान आपका 72 से 74। फिर इसमें लिखा है डॉक्टर M चिन्ना रेड्डी 74 से 77 तक। फिर इसमें लिखा है श्री गणपत राव देवजी तापसे 1977 से 80 तक। फिर श्री चदेश्वर प्रसाद नारायण श्री 1980 से लेकर 85 तक। मोहम्मद उस्मान आरिफ, तो 1985 to 90। फिर है श्री B सत्यनारायण रेड्डी। फिर यह आपका 1990 से लेकर 93। श्रीमती मोतीलाल बोरा जो 93 से 96 तक। मोहम्मद शफी कुरैशी कार्यवाहक थे 96-96, और ये 3 मई से लेकर 19 जुलाई तक। फिर है श्री रोमेश भंडारी जो कि 1996 से 98 तक थे। फिर मोहम्मद शरीफ कुरैशी थे और ये कार्यवाहक थे। 15वें कौन? श्री सूरज भान थे 98 से लेकर 2000 तक। फिर है आपके 16वें थे श्री विष्णुकांत शास्त्री 2000 से 2004। फिर कार्यवाहक थे श्री सुदर्शन अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद है श्री TB राजेश्वर 2004 से लेकर 9। श्री BL जोशी आपकी 2009 से 14 तक। फिर है अजीज कुरैशी जो कि आपके यहाँ पे कार्यवाहक थे 2014। और फिर इसमें लिखा है श्री राम नाइक 2014 से 19, और श्रीमती आनंदीबेन पटेल 2019 से अब तक। ठीक है, तो ये रही।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा संबंधित प्रमुख तथ्य। तो विधान परिषद देख लेते हैं पहले, फिर विधानसभा देख लेंगे। फिर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100। विधान परिषद क्या है? एक स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 जो सदस्य है वो क्या होते हैं, अपनी मतलब रिटायर हो जाते हैं। फिर भारतीय संविधान के अनुसार जो है विधान परिषद का गठन या समापन राज्य विधान सभा के संकल्प प्रस्ताव पर संसद द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 169 में लिखा है। फिर है विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक यानी कि धन विधेयक को छोड़कर को प्रथम बार 3 महीने और उसके बाद दूसरी बार जो है 1 महीने तक रोक सकती है, यानी टोटल 4 महीने तक रोक सकते हैं। फिर संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति तो डॉक्टर सर सीताराम। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो है प्रथम सभापति है श्री चंद्र भाल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो सभापति हैं उनका नाम है कुंवर मानवेंद्र सिंह, प्रोटेम स्पीकर। फिर वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता सदन जिसमें डॉक्टर दिनेश तन्मा भाजपा के हैं। फिर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता विरोधी दल फिर संजय लाठर सपा के हैं। ठीक है, आइए विधानसभा की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 403 है। विधानसभा सदस्य संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं यानी 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मंत्री परिषद जो है आपका राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज यानी कि 12 और सबसे कम वाली सीट वाले कौन कौन से, जिसमें सिर्फ 2 सीटें, वो है चित्रकूट है, हमीरपुर है, ललितपुर है, महोबा, श्रावस्ती है। विधानसभा का कार्य संचालन अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि 37 से लेकर 50 तक थे। फिर है विधान सभा के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष कौन बने? श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केशरी नाथ त्रिपाठी। फिर श्री बनारसी दास श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति एवं संबंधित कार्यकाल। तो इसमें लिखा है डॉक्टर सर सीताराम। ठीक है, यह सभापति की बात हो रही है। तो इनका जो कार्यकाल देखिए यहाँ पे लिख रखा है गाइस। ठीक है, तो 25 से लेकर 37 से 49 दोनों है। फिर उसके बाद आए श्री चंद्र भाल। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ एक लाइन से बोलती हुई चल रही हूँ। ठीक है, और तो गाइस 1 मिनट। तो गाइस उसके बाद आए रघुनाथ विनायक धुलेकर, फिर श्री दरवाली लाल शर्मा, श्री वीरेंद्र स्वरूप, फिर श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, और उसके बाद आए आपके श्री जगदीश चंद्र दीक्षित, श्री शिव प्रसाद गुप्त, श्री नित्यानंद स्वामी, फिर है चौधरी सुखराम सिंह यादव, श्री गणेश शंकर पांडे, फिर है श्री रमेश यादव, और फिर है कुंवर मानवेंद्र सिंह जो कि प्रोटेम स्पीकर। और ये है आपके 13 जनवरी 2021 से वर्तमान तक। अब लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य सभा और लोकसभा संबंधित तथ्य। तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या 31 मतलब राज्यसभा में, और फिर उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश के 80। फिर है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। फिर है अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदेश में लोकसभा हेतु आरक्षित सीट कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखा है लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक है, और इसमें लिखा है अनुसूचित जाति के लिए प्रदेश में लोकसभा हेतु आरक्षित सीट हो गई 17। कौन देखिए कहाँ अनुसूचित जाति की बात करें, नगीना बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहाँपुर, हरदोई, मिश्रिक, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज, मछली शहर और है रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो गैस ये पेज मुख्यमंत्रियों का है कि कौन कौन मुख्यमंत्री के बारे में है गैस। अब ये पेज क्लियर तो नहीं है तो हम इसको फिलहाल यहाँ पे स्किप करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे लिख रखे हैं। तो गैस ये आप क्या है ना गूगल कर सकते हैं एक बार कि कौन कब आए। जैसे यहाँ पे लिखा है यहाँ लिखा है गोविंद बल्लभ पंत है, फिर है संपूर्णानंद है, फिर चंद्रभानुगुप्त है, फिर सुचेता कृपलानी है, चंद्रभानुगुप्त है, फिर चरण सिंह है, ठीक है। फिर इसमें चंद्रभानुगुप्त है, फिर है चरण सिंह, फिर है क्या है त्रिभुवन नारायण सिंह है, और फिर उसके बाद है कमलापति त्रिपाठी, फिर है हेमवती नंद बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, राम नरेश यादव, बनारसी दास, विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह, श्रीपति मिश्र, फिर है नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव 91 तक। फिर है कल्याण सिंह आए आपके, मुलायम सिंह यादव, सुश्री मायावती, ठीक है, 2 बार एक साथ आ गई। फिर है कल्याण सिंह है, राम प्रकाश गुप्ता है, फिर है राजनाथ सिंह, सुश्री मायावती फिर तीसरी बार आ गई। फिर है मुलायम सिंह यादव, फिर सुश्री मायावती चौथी बार आ गई। फिर अखिलेश यादव, अभी जो चल रहे हैं वो है योगी आदित्यनाथ। आइए नोट में देखें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है व्यक्तियों के अनुसार योगी आदित्यनाथ राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ध्यात है कि योगी आदित्यनाथ 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद के अपने दूसरे कार्यकाल हेतु पुनः शपथ ग्रहण किया है इन्होंने। ध्यात है कि 21 फरवरी से 23 फरवरी 1998 के दौरान राज्यपाल द्वारा जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये कुछ तथ्य है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक आए आपके श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है श्री नफीसुल हसन, फिर है श्री आत्माराम गोविंद खेरे, ठीक है। इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, एक साथ पढ़ लेंगे। फिर लिखा है नेक्स्ट लिखा है नाम छठे नंबर पे, छठा नंबर कैसे आ गया, 4th नंबर पे देखिएगा इसे श्री आत्माराम गोविंद खेरे, फिर श्री मदन मोहन वर्मा, श्री जगदीश शरण अग्रवाल, फिर श्री आत्माराम गोविंद खेरे, श्री वासुदेव सिंह, श्री बनारसी दास, और इनका टाइम पीरियड आप लोग देख लिएगा। श्रीपति मिश्र है, श्री धर्म सिंह है, श्री नियाज हसन, श्री हरि किशन श्रीवास्तव, श्री केसरी नाथ त्रिपाठी, श्री धनी राम वर्मा, देन आपके हो गए श्री बरखू राम वर्मा, श्री केसीनाथ त्रिपाठी, श्री ममता प्रसाद पांडे, श्री सुखदेव राजभर, श्री माता प्रसाद पांडे, देन यहाँ पे श्री हृदयानंद नारायण दीक्षित, फिर है सतीश महाना। ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी। फिर लिखा है पंचायती राज की बात करते हैं। तो इसमें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत पंचायत राज्य अधिनियम 1947 पारित कर 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की गई। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इस उत्तर प्रदेश में पंचायतों की प्रथम बार स्थापना 1949 15 अगस्त 1949। पंचायतों में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी है 18 वर्ष। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है आपकी 21 साल। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रमुख तथ्य लिख रखे हैं। तो इसमें लिखा है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के अनुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 को क्रियान्वित किया गया। फिर उपयुक्त अधिनियम के अनुसार प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243A से 243O तक पंचायती राज संस्थाओं को क्या है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1997 बनाया गया, जो 22 अप्रैल 1994 को प्रदेश में क्या हुआ प्रवृत्त हुआ। इसके द्वारा संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किए गए। इसके पश्चात भी इसमें कई बार संशोधन किए गए। तो पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 1995 से कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन
आयोग की स्थापना की गई है। पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची के कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। अब यहाँ लिखा है जिला पंचायत। तो गाइस जिला पंचायत में लिखा है प्रत्येक जिले में गठित होती है। फिर इसमें लिखा है जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है। फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे क्षेत्र पंचायत की। तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है और प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख एवं सदस्य होते हैं। तो इसमें लिखा प्रमुख उप प्रमुख का चुनाव जो है सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाता है। फिर ग्राम पंचायत की बात करते हैं। तो गाइस यहाँ ग्राम पंचायत में क्या है, तो यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था 3 स्तरीय। तो थर्ड है आपका ग्राम पंचायत की बात करते हैं। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। इसका जो गठन है यथासंभव 1000 आबादी पर। फिर है ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा होता है। उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि आपका 1000 पर 1000 तक जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं। 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम पर 11 सदस्य, 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम पर 13 सदस्य और 3000 से अधिक पर 15 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत की बैठकों की बात करते हैं। तो इसमें लिखा ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी यानी कि VDO होता है। एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक माह में कम से कम एक बार। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होनी अनिवार्य है। अब यहाँ बात करेंगे ग्राम सभा की बैठक। तो गाइस यहाँ पे लिखा है प्रथम, इसमें लिखा है प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठक प्रत्येक ग्राम सभा की। ये प्रथम खरीफ की बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद। फिर है दूसरी बैठक रबी की बैठक, ठीक है, जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होगी। चलिए, अब लिखा है ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया। तो इसमें लिखा है कि ग्राम प्रधान को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य है। तो इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। फिर इसमें लिखा है कि ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गर्म पूर्ति का होना आवश्यक है जो ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होगी। फिर यदि बैठक में गण पूर्ति अपेक्षित बहुमत न होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्ताव पारित न हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। तो यह लिखा वर्तमान में पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं प्रमुख कार्य। तो इसमें लिखा है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। फिर लिखा है आपका बहुउद्देशीय पंचायती भवन भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अंत्येष्टि स्थलों का विकास। फिर ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। फिर है राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर क्या है ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम भूख मुक्ति जीवन रक्षा गारंटी योजना। देन आपका यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना गर्त आंतरिक गलियारे गलियों में CC रोड और KC ड्रेन इंटरलॉकिंग टाइल्स की स्थापना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर यहाँ लिखा है राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं। तो लिखा है प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ। फिर नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे संप्रति नगर निकायों को कुल विभाज्य पुल का 60% तथा भारतीय राज्य संस्थाओं को 40% दिया जाता है। फिर लिखा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 यथा संशोधित की धारा 32A या का के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।
राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर जो है अनुच्छेद 243I के अनुसार होता है। फिर इसमें लिखा है 5वां उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग, नहीं 5वां उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन है, आनंद मिश्र है और इसका गठन 2015 में। फिर इसमें लिखा है पंचायती राज संस्थाओं के अंश से 20%, जिला पंचायत 10%, क्षेत्र पंचायत और 70% ग्राम पंचायत को दिया जाता है। अब इसमें लिखा है कि प्रमुख परीक्षा उपयोगी तथ्य उत्तर प्रदेश। तो वैसे यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में नवीनतम छठे पंचायत आम चुनाव अप्रैल 2021 में 4 चरणों में संपन्न हुआ है। ये चुनाव कुल 75 जिला पंचायतों और कुल 826 क्षेत्र पंचायतों 58,176 ग्राम पंचायतों के लिए कराया गया। तो यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायत नगर निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1995 से जो है कराया जा रहा है। तो नेक्स्ट आपका है नगर निकाय की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9A के तहत संविधान के आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक है। ठीक है, अब इसमें लिखा है नगर में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती। फिर उत्तर प्रदेश, चलिए यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में अधिनियमित किया गया है इसे। अब इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक स्वायत्ता शासन संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत 1916 में प्रारंभ। फिर है नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल द्वारा किए जाती है। ठीक है, अब लिखा है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के प्रकार हो गए। तो एक होता है नगर निगम, एक होता है नगर परिषद, नगर पालिका परिषद, एक नगर पंचायत। चलिए नगर निगम की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नगर निगम में एक मेयर, एक उप मेयर और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है मेयर का जो है निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा होता है। सभासदों में 3। ठीक है, चलिए पहले इधर ही देख लेते हैं। तो इधर मेयर 5 वर्ष हेतु चुने जाते हैं और पद धारण तिथि से 2 वर्ष तथा 2 वर्ष तक उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पारित नहीं होता है तो फिर उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब यहाँ पे बात करते हैं सभा सदस्यों में 3 प्रकार के सभा सदस्य होते हैं। एक होता है निर्वाचित, एक होता है मनोनीत, एक होता है पदेन। तो पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य का विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं गाइस, ये देखिए नगर पालिका परिषद। तो नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है न्याय व्यवस्था। तो इसमें लिखा है भारतीय संविधान में आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का जो है प्रावधान मिलता है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1866 में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में की गई थी। इसे 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया और 1919 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या जो है 160 है, जो देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक है। चलिए फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर यहाँ लिखा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश के परामर्श, मतलब उसमें परामर्श भी लिया जाता है। फिर लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में भी है। फिर इसमें लिखा है उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। फिर लिखा है उच्च न्यायालय की देख रेख में प्रदेश के जनपदों में स्थापित न्यायालय तो है अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायालय, जिला तथा सत्र न्यायालय। फिर यहाँ पे है सिविल जज यानी कि सीनियर डिवीज़न, फिर है सिविल जज जूनियर डिवीज़न एंड यहाँ पे लघुवाद न्यायालय। क्या है, लघुवाद न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2 भागों में विभाजित। पहला उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, फिर है उच्चतर न्यायिक सेवा। तो पहले वाले में लिखा है उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा के अंतर्गत क्या है, मुंसिफ, मजिस्ट्रेट और लघुवाद स्मॉल केसेस न्यायाधीश आते हैं। अब इसमें लिखा उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल एंड सेशन जज जिन्हें
अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी कहा जाता है आते हैं। नेक्स्ट यहाँ लिखा है पारिवारिक न्यायालय उत्तर प्रदेश। यहाँ लिखा है कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 के अधीन जनपद आजमगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी में एक एक तथा प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर में दो दो पारिवारिक न्यायालय स्थापित हैं। पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील जो है केवल उच्च न्यायालय में कम से कम 2 न्यायाधीशों की पीठ इन अपीलों को सुनने में सक्षम है की जाती है। तो प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पारिवारिक न्यायालय का गठन किया गया है। अब यहाँ पे लिखा गया इस न्याय व्यवस्था से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए आइए देखें क्या है। तो यहाँ लिखा है महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे के शीर्ष निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अन्वेषित वादों की सुनवाई हेतु जनपद लखनऊ में सीबीआई के 4 अतिरिक्त न्यायालय, जनपद गाजियाबाद में सीबीआई के 2 अतिरिक्त न्यायालय अर्थात कुल 6 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। रासुका एंड गैंगस्टर एक्ट के अधीन मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है। अधीनस्थ न्यायालयों की क्षमता को बढ़ाने तथा न्यायाधीशों के प्रशासनिक कर्तव्यों में सहायता देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक कोर्ट मैनेजर और उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 2 और खंडित लखनऊ में एक कोर्ट मैनेजर के पद का सृजन किया जा चुका है। फिर है विचाराधीन मुकदमों की भारी संख्या को समाप्त करने और मुकदमों के शीर्ष निस्तारण के उद्देश्य से राज्य मुकदमा नीति तैयार की गई है। फिर उसके बाद लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2017 के दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्तमान और पूर्व सांसदों एवं विधायकों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में विशेष MPMLA न्यायालय का गठन किया गया है। तो प्रदेश में प्रथम चरण में जो है 23 जनपदों में स्थापित लोक अदालतों का गठन किया गया है और 23 अन्य जनपदों में स्थायी लोक अदालत का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में कार्य अभियोजन अधिकारियों, सहायक अभियोजन अधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ताओं, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद, IIM लखनऊ, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ और न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान लखनऊ में प्रशिक्षित किया जा रहा है। फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले की विवेचना हेतु मंडल स्तर पर अपर सत्र न्यायाधीश सत्र के न्यायालय मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में सृजित किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसमें लिखा है 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में अनुच्छेद 39 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का जो है उपबंध किया गया है। तो इसके तहत राज्य सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। फिर लिखा है लोक अदालतों के माध्यम से ये प्राधिकरण न्यायालय में एवं न्यायालय के बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने तथा निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की ओर अग्रसर है। फिर यहाँ गाइस लिखा है कि लोक आयुक्त परीक्षा उपयोगी तथ्य। चलिए देखें क्या है यहाँ पे। तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 जो है पारित किया गया है। फिर वर्ष 1975 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के अधीन जो है अनुमति प्रदान की गई। ये कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त एवं स्वतंत्र है। लोक आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत 2 प्रकार के परिवार शिकायत और अभिकथन प्रस्तुत किए गए हैं। लोक सेवा की सेवानिवृत्त होने पर इनके देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण शिकायत के अंतर्गत आते हैं। फिर में राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से संबंधित
परिवाद को अभिकथन कहते हैं। न्यायालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश विधानमंडल, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन, केंद्रीय सरकार के किसी प्रभाग, ग्राम सभा के प्रधान, राज्यपाल, सचिवालय के कर्मियों और इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री के लोकायुक्तों की कार्य परिधि से मुक्त रखा गया है। फिर इसमें लिखा है लोकायुक्त की परिधि में न केवल मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, विधानमंडल के सदस्य, शासन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण आते हैं, वरन स्वयं शासी संस्थाएं, निगम परिषदों के अध्यक्ष और कर्मचारीगण भी आते हैं। फिर ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों और अभिकथन को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। शिकायतों के अन्वेषण के उपरांत अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजने का अधिकार लोक आयुक्त को प्राप्त है। फिर लिखा है न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल 1977 से लेकर 82 उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। फिर इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा है। उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष था, जिसे मार्च 2012 में संशोधित कर 8 वर्ष कर दिया गया है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 उप लोक आयुक्त हैं, शंभू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह और सुरेंद्र सिंह यादव। चलिए यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त। चलिए देखते हैं गाइस यहाँ पे। तो सबसे जो पहले आए उनकी बात करते हैं, तो वो है आपके न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल। फिर है आपके सेकंड है आपके न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन। फिर थर्ड नंबर पे न्यायमूर्ति कैलाशनाथ गोयल। फोर्थ नंबर पे न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह। फिफ्थ नंबर न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा एंड जो अभी प्रेजेंट में नहीं, जो 6 नंबर पे हैं वो न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा हैं। फिर यहाँ पे जो अभी चल रहे हैं वो है न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग। चलिए तो इसमें लिखा है अधिनियम 2019 में हुए संशोधन के तहत अधिनियम की जो धारा है 16(1) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केवल राज्य द्वारा निर्धारित अवधि, ठीक है, तो या निर्धारित अवधि तत्व संबंधी अधिसूचित नियमों के तहत जो है 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष निर्धारित है, या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगी, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि वर्तमान, चलिए यहाँ आ जाते हैं, तो राज्य के वैसे यहाँ लिखा है वर्तमान में राज्य के प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है? भूवेश कुमार सिंह हैं, ठीक है। इससे पूर्व जावेद उस्मानी तथा उनसे पूर्व रंजीत सिंह पंकज इस पद पर रहे। फिर लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को इसे गठित किया गया। अब लिखा है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, तथापि राज्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु नियुक्ति के पात्र हैं। फिर एक है राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खान थे, जिन्हें 22 मार्च 2006 को पदभार ग्रहण किया और वे 9 जुलाई 2008 तक इस पद पर रहे। फिर आ जाते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ लिखा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। फिर 4 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें 5 जून 2021 को पदभार ग्रहण किया। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम थे, जो कि 7 अप्रैल 2016 से 7 अगस्त 2020 तक इस पद पर। फिर इसमें लिखा उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.P. मिश्रा थे, जो 2002 से 2006 तक थे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2019 में हुए संशोधन के पश्चात अब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होगा, और वे जो है पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राज्य महिला आयोग। तो राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला
आयोग अधिनियम 2004 यथा संशोधित 2013 के अंतर्गत 26 अप्रैल 2013 को किया गया। अब यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष बिमला बौथम 6 अगस्त 2018 से अब तक है। अब इसमें लिखा है कानून व्यवस्था। तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किया गया। तो 13 जनवरी 2020 को कानपुर नगर और वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई मार्च 2021। फिर लिखा है प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता हेतु 1090 हेल्पलाइन 1090 हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ 5 नवंबर 2021। यह वुमेन सिक्योरिटी ऐप 1090 की शुरुआत 2014 में। पुलिस आयुक्त प्रणाली की बात करते हैं तो इस प्रणाली के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को अपर पुलिस महानिदेशक ADG स्तर के पुलिस आयुक्त कमिश्नर को सौंप दिया जाता है, जो कि उस जिले या शहर के निर्धारित क्षेत्र की एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख और कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ बात करेंगे हम कारागार प्रशासन एवं सुधार। ठीक है, तो लिखा है कि वर्तमान में प्रदेश में बंदियों के निरुद्धीकरण व सुधार हेतु विभिन्न श्रेणियों की संचालित कारागारों की संख्या कितनी है? 70। प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ। फिर इसमें लिखा है कि कारागारों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय प्रदर्शन हेतु जेल डिपो स्थापित है अमीनाबाद लखनऊ में। फिर प्रदेश में संचालित केंद्रीय कारागार कितने? 5। तो केंद्रीय कारागार आगरा, इसकी स्थापना हुई 1854 में। 1983 में नया कैंपस बना। केंद्रीय कारागार बरेली, स्थापना 1837 में। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ 1868। केंद्रीय कारागार नैनी प्रयागराज 1869। केंद्रीय कारागार वाराणसी 1877। अब गए यहाँ लिखा है अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में प्रदेश में 61 जिला कारागार, 1 आदर्श कारागार लखनऊ, 1 नारी बंदी निकेतन लखनऊ, 2 उप कारागार देवबंद महोबा और 1 किशोर सदन बरेली क्रियाशील हैं। जिला कारागार अंबेडकर नगर का उद्घाटन 9 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने किया। इसके अतिरिक्त श्रावस्ती कबीर संत कबीर नगर प्रयागराज में जिला कारागार का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नारीबंद निकेतन लखनऊ स्थापना 1867 के अतिरिक्त अलीगढ़ और फैजाबाद अब अयोध्या में महिला कारागार स्थापित किया गया है। तो 1 वर्ष से अधिक अवधि के सिद्ध दोष अल्प वयस्क बंदी जिसकी उम्र 19 वर्ष से कम है को 23 वर्ष की आयु तक किशोर सदन बरेली स्थापना 1887 में नियुक्त किया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त केंद्रीय कारागार नैनी एवं 17 जिला कारागार परिसरों में पृथक अल्पवयस्क कारागार स्थापित है। पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से प्रदेश के कारागारों को 6 कारागार परिक्षेत्र आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर में विभाजित किया गया है। फिर इसमें लिखा है कारागारों में निरीक्षण बंदियों को साक्षर किए जाने हेतु 1 पढ़ाई 1 तथा नया सवेरा कार्यक्रम सभी कारागारों में संचालित है। आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु प्रदेश में 1 कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अनौरा लखनऊ में बनाया गया है, जबकि अंतरिम व्यवस्था के रूप में पुलिस लाइन परिसर कल्ली मोहनलालगंज लखनऊ में कमांडो ट्रेनिंग स्कूल का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन अनुदान योजना प्रारंभ की गई। कालांतर में पेंशन अनुदान हेतु पेंशन नियमावली प्रख्यापित की गई है, जो 6 अगस्त 1975 से प्रभावी है। लोकतंत्र रक्षकों आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में योगदान देने वाले कुछ सम्मान राशि व अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 लाया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को 20,176 रुपये प्रतिमाह पेंशन तथा लोकतंत्र रक्षक सेनानियों आश्रितों पति पत्नी यथास्थिति को 15,000 रुपये प्रतिमाह सम्मान
राशि प्रदान की जाती है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की स्थापना फरवरी 1973 में की गई है, जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान लखनऊ की जो स्थापना है 1976-77 में की गई। प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना की गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिसको भी ये बुक पढ़नी है, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।